नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और भारत की खबर में आज बात तमाशा ट्रंप की। जी हां, ट्रंप साहब के तमाशे जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो था ट्रंप के आने से पहले, उसको जरा आप याद कीजिए उस वक्त दुनिया कैसी दिखती थी, और अब याद कीजिए सिर्फ एक साल हुआ ट्रंप को अभी सत्ता में आए हुए। ट्रंप ने पूरी दुनिया का लगभग लगभग वर्ल्ड ऑर्डर या नक्शा जो भी कहिए बदल करके रख दिया। ये शब्द वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ट्रंप की जरा से जुड़ी तीन चार खबरें आप जरा देखिए और फिर अंदाजा लगाएं कि क्या क्या व्यक्ति है, क्या शख्सियत है, क्या पर्सनालिटी है और क्या सोच है, और दुनिया को कहां ले जाना चाहता है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति। ईरान ईरान को लेकर जहां कुछ एस्टिमेट्स कह रहे हैं 2000-3000 लोग मारे गए, प्रदर्शनकारी जिन्होंने आयतुल्ला रजीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे 28 दिसंबर से 2025 से, वो अब इन लगभग 20 दिनों के अंदर, 18-20 दिनों के अंदर, वो कुछ लोग कहते हैं संख्या 20,000 से भी ज्यादा है जितने लोग मारे गए हैं। तो जो भी हो, 2000 भी बहुत ज्यादा होते हैं और उससे ज्यादा तो खैर फिर क्या ही बात करेंगे। ट्रंप साहब ने क्या मैसेज दिया उनको? अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आप प्रदर्शन करते रहिए, आप सत्ता से जुड़े संस्थानों पर कब्जा कीजिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कीजिए और इस आग को थमने मत दीजिए, और मदद आ रही है, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और उसके बाद वो कहते हैं अचानक एक दो रोज के बाद कि हमारी बातचीत ईरान के लोगों से हो रही है, ईरान के सरकार के लोगों से हो रही है, और मुझे ये बताया गया है कि वहां पर लोगों का कत्लेआम बंद हो गया है, ना अब वहां लोगों को फांसी दी जाएगी और अब डिप्लोमेसी से काम लिया जाएगा। तो अचानक आपने वहां जिन लोगों को खुद उकसाया, या ये कहिए कि उनको आश्वासन दिया जिसकी आधार पर बहुत सारे लोग सड़कों पर गोलियों के सामने डटे रहे, अचानक आपने उनको अधर में छोड़ दिया। आज दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि ट्रंप ईरान में करना क्या चाहते हैं, या वो ईरान में जो करना चाहते हैं क्या वो करने की ताकत और साहस दोनों अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है। बहुत सारी खबरें हैं जो आ रही हैं, पता जिसे चल रहा है कि एक समय ऐसा आ गया था जब लगभग ये तय था कि अमेरिका का हमला ईरान के ऊपर होने वाला है। आपको मालूम है जो दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिका के बाहर सैन्य अड्डा अमेरिका का है, अल उदैद एयरबेस, जो कि कतर में है, उसको लेकर के बहुत सारी खबरें आई कि वहाँ पर कैसे एयर रिफ्यूलर्स जो जहाज़ होते हैं उन्होंने अपनी उड़ान शुरू कर दी थी, वहाँ से बाकी जो अमेरिकी एसेट्स थे उनको हटा लिया गया था, और एयर बेसिस बिल्कुल हाई अलर्ट पर थे। आजू बाजू आसपास के और देशों में जो अमेरिका के जो बेसिस हैं वो कितनी सतर्कता पर थे कि ईरान, अगर हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान सबसे पहले उन्हीं जगहों पर वार करेगा। इजराइल पूरी तरीके से अलर्ट पर था। अचानक सब कुछ ठंडा पड़ गया। इसके पीछे एक वजह तो ये बताई जा रही है कि अमेरिका के उस इलाके के अंदर, दुनिया के उस हिस्से में जो एलाइज हैं, अरब कंट्रीज, खासतौर पर कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, और इधर एक टर्की भी, तुर्की है जो कि नेटो का हिस्सा भी है, ये पूरी तरीके से ईरान में अमेरिकी इंटरवेंशन के खिलाफ थे। और इन्होंने खुलकर अमेरिका को यह बता दिया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप इस पूरे इलाके के अंदर, इस दुनिया के इस हिस्से में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा, एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी जो हमारे देशों के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा असेसमेंट इसमें यह है, अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों को इस बात का भरोसा नहीं था कि अमेरिकी सेना हमला करके वाकई ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि ये कोई वेनेजुएला जैसा देश नहीं है जहां पर आप एक राष्ट्रपति को उठा करके ले आए और उसकी जगह पर जो सरकार चल रही है उससे आप जो भी चाहें वो मनवाते रहें। ईरान में आयतुल्ला खमेनी की रजीम में, उनकी सत्ता में भरोसा रखने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उसके पास अच्छी खासी सेना है और एक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा ज़खीरा है। वो आपने पिछले साल 12 दिन की जंग में भी उसका अंजाम देख लिया था कि इजराइल जैसे देश को भी, जिसके पास दुनिया के सर्वोत्तम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसको भी उसने ओवरवेल्म कर दिया था। उसके पास ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, और इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स हैं, वो एक साथ इतनी मिसाइल्स झोंक सकता है कि वो इजराइल जैसे देश को भी उस काफ़ी नुकसान उसने कई शहरों में पहुंचाया था। तो एक अंदाज़ा ये भी है कि शायद ट्रंप इस बात पर, इससे पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे कि हम हमला भी करें ईरान पर और उसके बाद वहाँ से आयतुल्ला की जो सरकार है वो चली जाए, या हम उनको सत्ता से बेदखल कर सकें। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है, सिक्योरिटी एनालिस्ट का, कि आप बगैर सेना उतारे इतने बड़े मुल्क के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं ला सकते, या फिर जो पॉपुलर अपराइजिंग है, जो आंदोलन है, वो इस हद तक आग पकड़ चुका हो कि इसके सामने कोई सत्ता टिक ना पाए। तो ये दोनों ही परिस्थितियां ईरान में फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। इतना तो बिल्कुल तय कि जिस तरीके का दमन वहां पर प्रदर्शनकारियों का किया गया है,
सीधे सीधे गोलियों के बूते पर, हिंसा के बूते पर सरकार ने जो किया है, तो अब उन लोगों से ये अपेक्षा करना कि मौत के सामने वो इनडेफिनेटली खड़े रहें और आयतुल्ला को चुनौती देते रहें, तो ये अनफेयर होगा। और राष्ट्रपति ट्रंप भी शायद इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ट्रंप है, ये भी साथ में एक कैविएट लगाते चलना चाहिए कि जब अमेरिका ने बॉम्ब किया था ईरान को पिछले साल उसके न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर, तो बॉम्बिंग से 2 रोज पहले तक, 1 रोज पहले तक भी इनफैक्ट ट्रंप यही कह रहे थे कि हम बातचीत के जरिए भी मसले को हल करना चाहते हैं। ईरान को इस धोखे में रखा कि बातचीत के जरिए उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर वो वापस ले लेते हैं, इस आश्वासन पर ट्रंप उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप ने फिर भी हमला किया। तो ट्रंप केवल टाइम बाय कर रहे हैं या उन्होंने फिलहाल ये विचार छोड़ दिया है कि ईरान पर हमला किया जाए, ये तो अभी आने वाले वक्त में हमको पता चलेगा। एक बात। दूसरा, ट्रंप ने एक और ऐसा काम किया जो दुनिया भर में चर्चा में है, वो है नोबेल प्राइज स्वीकार करना। लेकिन वो नोबेल कमेटी से उनको प्राइज नहीं मिला है, वो उनको पिछले साल की नोबेल पुरस्कार विजेता जो अर्जेंटीना की अपोजिशन लीडर हैं मचाडो, जिनको उसी मादुरो के खिलाफ खड़े रहने के लिए नोबेल कमेटी ने नोबेल पुरस्कार दिया, शांति का पुरस्कार, जिसको अगवा करके उठा करके ट्रंप ले आए हैं। वो ट्रंप की प्रशंसक रही हैं, जाहिर है, क्योंकि वो जानती थीं कि मादुरो को बिल्कुल सख्त नापसंद करते हैं ट्रंप। तो उन्होंने पहले भी ये कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इस बार का नोबेल प्राइज़ जो है वो मिले ट्रंप को, लेकिन वो उनको दिया गया। तो ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि मुझे बधाई दी है मचाडो ने, और उन्होंने मुझे कहा कि ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए था। उनकी और ट्रंप की मुलाकात होती है, और ये वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है वेनेजुएला को लेकर के। और उन्होंने अपना जो न्यूक्लियर, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर नहीं, जो नोबेल मेडल है और जो साइटेशन था, वो उन्होंने ट्रंप को दिया। और बड़ी बात है कि ट्रंप ने उसको रख लिया, और ट्रंप ने वो बड़ी हंसते खेलते वो तस्वीर भी खिंचवाई और बताया कि मुझे ये, मैं इनसे मिला हूँ और इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार मुझे दे दिया है। तो ये भी एक अनूठी घटना हुई है, और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से आप ये अपेक्षा नहीं करते, लेकिन ट्रंप ट्रंप है। वेनेजुएला में ट्रंप ने एक और अजीबोगरीब काम किया। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका में है। वहाँ जो सरकार चल रही है वो उसी पार्टी की चल रही है जो मादुरो की पार्टी थी। वहां सत्ता से पार्टी बेदखल नहीं हुई है, वो वही कम्युनिस्ट रिजीम चल रही है वेनेजुएला में जो मादुरो चला रहे थे। उनकी जगह पर जो अब डेप्यूटी थी उस वक्त, वो अभी फिलहाल वहां पर सत्ता में है। लेकिन वहां उनको ये समझ में आ चुका है वेनेजुएला की सरकार को कि जो ट्रंप ने कर दिखाया, एक देश के राष्ट्रपति को यूं उसके शाही महल से उठा करके ले आना, तो ये खतरा सबको महसूस होता है। और अब वो ट्रंप के जैसा ट्रंप चाहे वैसा ही वेनेजुएला की सरकार इस वक्त कर रही है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वेनेजुएला से निकला हुआ तेल बेचकर अमेरिका ने $500 मिलियन कमाए, और वो $500 मिलियन कतर में जाकर के डिपॉजिट कर दिए। आप पूछेंगे कतर में डिपॉजिट क्यों किए? क्योंकि अगर ये पैसा अगर किसी अमेरिकी बैंक के अंदर रखा जाता, तो लीगल सिस्टम के थ्रू वेनेजुएला या और ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनके ऊपर जिनकी बहुत सारी देनदारियां वेनेजुएला के ऊपर हैं, वो उस पर दावा ठोक सकती थी कि ये वेनेजुएला राष्ट्र का पैसा है, और वेनेजुएला हमको ये इतना पैसा उसकी देनदारी बनती है, तो वो क्लेम किया जा सकता था। इसलिए वो पैसा कतर में जाके पार्क कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कितनी अजीबोगरीब घटना है कि एक देश का तेल अमेरिका बेच रहा है और उसका पैसा भी वो खुद रख रहा है। और हालांकि ये कहा अमेरिका ने कि हम इसका इस्तेमाल जो है वो वेनेजुएला के लोगों की भलाई के लिए भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तो वो सारा पैसा अमेरिका ने रख लिया, तेल वेनेजुएला का। ये तीसरी खबर थी। चौथा, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर में आपसे शब्द कह रहा था, ये सबसे ज्यादा चर्चा में आया जब कनाडा के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। वो अभी चीन के दौरे पर ही थे, और वहां जाकर उन्होंने शी जिनपिंग के सामने बैठकर चाइना की बड़ी तारीफें की, और उन्होंने कहा कि हम और आप मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकते हैं। और उन्होंने कहा कि चाइना के साथ हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसमें ट्रेड के अलावा उन्होंने सिक्योरिटी एस्पेक्ट का भी जिक्र किया। अब आप सोचें, कनाडा और यूएस ये अपने आप में दो ऐसे देश हैं जो केवल एक बॉर्डर साझा नहीं करते, एक पूरी संस्कृति साझा करते हैं। कनाडा का 70% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को होता है, वो इतना डिपेंडेंट राष्ट्र है अमेरिका के ऊपर। और एक ऐसे जैसे हमारे लिए भूटान है या नेपाल है, जो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, ऐसे ही कनाडा अमेरिका के लिए था। उस कनाडा को किस तरीके से अपने से दूर किया है एक व्यक्ति ने, यानी ट्रंप ने।
एक देश का सदियों का जो रिश्ता दूसरे देश के साथ था उसको कैसी चोट पहुंचाई कि कनाडा को यह कहना पड़ा अगले 10 साल में हम नॉन यूएस ट्रेड को 50% तक बढ़ावा देना चाहते हैं। मतलब उनका विश्वास खत्म हो गया अमेरिका के ऊपर से। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने कनाडा को अपना 51वां राज्य बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, तब तक तो इसको हंसी मजाक में लिया जाता था, लेकिन जैसे उन्होंने डेनमार्क की ग्रीनलैंड पर दावा किया तो कनाडा में ये सोच सच में शुरू हो गई कि ये व्यक्ति कहीं गंभीर ही ना हो हमें 51वां राज्य बनाने के लिए। तो कनाडा अब अपनी रक्षा को लेकर के गंभीर हो गया, कनाडा अपनी ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए गंभीर हो गया। उसको लगता है कि हम पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं अमेरिका के ऊपर, अब दुनिया भर के लिए अपने दरवाजे और रिश्ते बनाना शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी यात्रा पहली चीन की हुई है, जो उनके प्रधानमंत्री थे इस सारे विवाद के बाद। तो ये बहुत बड़ी घटना है पूरी दुनिया की, कनाडा का यूं अमेरिका से दूर जाना, लेकिन ट्रंप को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये चौथी आज की खबर थी। पांचवा, आप अगर यूरोप को देखेंगे तो वहां भी बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में लोगों ने चर्चाएं कम कर दी हैं क्योंकि दुनिया भर में और जंगों के आसार दिखाई देने लगे। ग्रीनलैंड पर दावा कर दिया ट्रंप ने। आप देखिए कि ग्रीनलैंड को लेकर के डेनमार्क के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब बयान दे रहे हैं। उनका एक डेलीगेशन व्हाइट हाउस में आकर के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति अमेरिका के उनके साथ मिला भी, और उसके बाद उन्होंने दावा किया कि जो अमेरिका की इच्छाएं हैं वो तो पूरी नहीं की जा सकती। मतलब इच्छाएं ट्रंप की साफ है। उन्होंने कहा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए तो चाहिए, अब मैं उसको चाहे खरीदूं चाहे मैं उस पर कब्जा करूं, लेकिन ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बनकर के रहेगा। अब इसके बाद यूरोप में खलबली मची हुई है। यूरोप ने अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम खर्च बढ़ाने को लेकर के वादे जो हैं वो और तरीके जो हैं ईजाद करना शुरू कर दिया है। ग्रीनलैंड में फ्रांस, जर्मनी, तमाम देशों की, यूके, इनकी सेनाएं जो हैं वो एक युद्ध अभ्यास कर रही हैं, उसको नाम दिया गया आर्कटिक इंड्योरेंस। ये कहने के लिए वहां पर एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, लेकिन एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है अमेरिका को दिखाने के लिए कि आप यूं ना समझें कि यूरोप के सारे देश जो हैं वो वही कहेंगे या वो वही करेंगे जो ट्रंप चाहते हैं या जो अमेरिका चाहता है। हमारा एक अलग अस्तित्व है, और यूरोप के किसी देश के ऊपर अगर आप निगाह डालेंगे तो पूरा यूरोप इकट्ठा एक साथ आकर आपको जवाब देगा। हालांकि सवाल नेटो विद इन नेटो का है, नेटो वर्सेस नेटो का है। अमेरिका और यूरोप दोनों नेटो का हिस्सा हैं, लेकिन वो अमेरिका कोई चढ़ाई कर देगा ग्रीनलैंड पर, इसके आसार तो कम दिखाई देते हैं। लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि वो अपनी जिद से या पैसे के दम पर या धमकियों के दम पर वो अपनी शर्तें मनवा लें। उन्होंने कई चर्चाओं में ये भी आ रहा है कि $600 बिलियन का एक ऑफर वो हो सकता है ग्रीनलैंड के सामने रखें भी कि हम इतना पैसा आप लोगों के लिए अगर दें, आपके विकास के लिए खर्च करें, तो क्या ग्रीनलैंड वासी खुद वो अमेरिका के साथ जाना पसंद करेंगे या वो डेनमार्क को इसके बदले में, ग्रीनलैंड के बदले में कुछ राशि जो है वो दे सकते हैं। खैर जैसे भी, लेकिन ट्रंप का पूरा मन इस बात पर बन चुका है कि उनको हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए। ये ट्रंप का पूरी तरीके से अब एक तरीके से नज़र उनकी वहीं पर है। इसके अलावा अगर आप बात करें और खबरों के अंदर, तो एक बड़ी खबर आज इंडिया और ईरान को लेकर के आई है। इंडिया ने पिछले 10 साल से जो चाबहार का पोर्ट प्रोजेक्ट, जो इंडिया जिसमें बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, उससे फाइनली एग्जिट कर दिया है। आप जानते हैं कि ये चाबहार पोर्ट ईरान में उस जगह पर है जो पाकिस्तान में चीन जो ग्वादर पोर्ट बना रहा है उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब शायद 100 या 120 किलोमीटर की दूरी पर है वो, अगर आप एरियल डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे, इतना नज़दीक है उसके। और ये एक राइवल पोर्ट माना जा रहा था पाकिस्तान और चाइना के ग्वादर पोर्ट का, लेकिन फाइनली ये प्रोजेक्ट भारत ने एग्जिट कर दिया है, और इसके पीछे भी ट्रंप है। इस पोर्ट पर भारत ने 120 मिलियन डॉलर्स की राशि ईरान को पे कर दी है, और फाइनली वो इस प्रोजेक्ट से बाहर आ गया है। इसकी वजह ट्रंप ने जो ईरान के साथ किसी भी किस्म के ट्रेड करने पर अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने की धमकी दी, उसको माना जा रहा है। हालांकि चाबहार पोर्ट को पहले एग्जेम्पशन मिला हुआ था, लेकिन वो एग्जेम्पशन पिछले साल सितंबर में ट्रंप ने खत्म कर दिया, और माना जा रहा है कि उसके बाद भारत ने अमेरिका को यह आश्वासन दिया था कि हम धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट वहां से वाइंड अप कर रहे हैं। इसलिए अक्टूबर में एक बार फिर वो वेवर दिया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन वो इस साल अप्रैल में खत्म हो रहा था। और उससे पहले आज ये खबर आ गई, जिसको कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा इशू भी बनाया है, कि ट्रंप के सामने मोदी फिर झुक गए कि इस प्रोजेक्ट से
ट्रंप के दबाव में भारत ने एग्जिट ले लिया। अब इसके बारे में अभी ऑफिशियल रिएक्शन आना बाकी है, इसलिए इस पर बात हम आगे करेंगे। लेकिन एक भारत का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ये, जिससे भारत ने फाइनली विदा ले ली है। इसके पीछे की वजह जो है एक आध रोज में और साफ हो जाएंगी। इजिप्ट ने अब इस बात को तुर्की ने, माफ कीजिएगा, खुलकर इस बात को स्वीकार किया है कि जैसा समझौता पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, नेटो के तरीके का एक पैक्ट जो दोनों देशों के बीच हुआ, वो भी उसमें शामिल होना चाहता है और एक किस्म का इस्लामी नेटो, मिनी इस्लामी नेटो बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इसको इस्तांबुल ने स्वीकार कर लिया है और कहा है कि ऐसी हमारी ये बातचीत काफ़ी वक्त से चल रही है, लेकिन अभी किसी मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और अब तुर्की कोई नेटो जैसा समझौता करते हैं तो ये दुनिया भर में एक तो मुस्लिम मुस्लिम दुनिया के देशों के बीच में एकता पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा और साथ ही भारत के सामने रणनीतिक चुनौतियों को भी एक नए आयाम दिए जा रहे हैं। उस सेंस में भी हमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। भारत ने जो फ्रांस से जो राफेल जहाज़ खरीदने जा रहा है, 114 राफेल जहाज़, उसको लेकर के कुछ नई बातें सामने आई हैं। उसमें भारत ने अपनी 2 रेड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, ये खबर है। एक कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक जो है उसका एक हिस्सा होगा और मेड इन इंडिया कंपोनेंट 55 से 60% होगा उसका, क्योंकि इसमें से अधिकांश जहाज़ भारत में बनाए जाने हैं, उनका एयर फ्रेम जो है वो भारत के अंदर बनाया जाना है। इसमें जो वो इंजन सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां जो हैं डसॉल्ट के अलावा, वो भी इस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहेंगी। एक तो ये बड़ी बात है और दूसरा, जो भी जहाज़ भारत खरीद रहा है और जो ऑफ द शेल्फ भी खरीदेगा, यानी बने बने जहाज़ भी खरीदेगा, और ये जो बाकी बचे हुए जहाज़ होंगे, इनको भारत की ज़रूरतों के हिसाब से इक्विप करने का वादा पहले ही ले लिया गया है कि हमारे हथियार, हमारे जो जितने भी सिस्टम्स हैं, वो जितनी रक्षा प्रणालियां हैं, उनका इंटीग्रेशन इन सारे जहाज़ों के अंदर वो फ्रांस करके देगा या फ्रांस की कंपनी करके देगी। ये 2 क्लॉज पहले ही उस समझौते में डाले जा रहे हैं। ये खबर आई थी। और जब हम लड़ाकू जहाज़ों की बात कर रहे हैं तो एक खबर मैं आपको बता दूं कि एक चर्चाएं चल रही हैं कि चीन पाकिस्तान को 40 F-J-35 जहाज़ वो दे सकता है। मैं दे सकता है शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बेच सकता है इसलिए नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इसका पैसा कहां से लाएगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन पाकिस्तान 40 J-35 जहाज चीन से ले सकता है। ये फुल फिफ्थ जनरेशन के जहाज हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स की क्षमता को एक बूस्ट देने की तैयारी जो है वो इसके जरिए करने जा रहा है। तो ये दुनिया भर में जो हुआ उसका एक रैपअप आज भारत की खबर में आपके लिए हम लेकर के आए। आज इतना ही।